सभी को प्रणाम। आज की इस विद्वत सभा में बहुत से विषय के जानकार उपस्थित हैं। सबसे पहले तो निर्मला जी ने जिस विषय पर शोध किया वो पीएचडी, इस विषय की शायद पहली पीएचडी है। और सबसे आनंद की बात यह है कि युवा वर्ग इस विषय से जुड़ रहा है। और उन्होंने काफी अच्छे से अपना वक्तव्य दिया। कल के कार्यक्रम में भी था मैं। कल की तुलना में आज, कल भी जो उन्होंने बातें की थी उसमें से कई चीजों में आज उन्होंने नई बातों को जोड़ा। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा आनंद का विषय रहा। धूमकेतु जी ने अपने भावपूर्ण वक्तव्य दिया। एक जो आज सुबह मैंने एक ट्वीट किया विलीनीकरण दिवस को लेकर, एक भावपूर्ण भावना आती है कि जब पूरे देश में 15 अगस्त 1947 को तिरंगा लहरा रहा था, तो जो भोपाल रियासत में जो ध्वज लहरा रहा था उसमें लिखा हुआ था नस्र बिन अल्लाह अरबी में, और उसका राष्ट्र वाक्य उनका ये था कि विक्ट्री फ्रॉम अल्लाह, ये उसका अर्थ होता। तो ये बात राष्ट्रवादियों के सीने में, वो रियासत का ध्वज हो सकता है, राष्ट्रवादियों के सीने में ये बात वो करती रही। और जिसका जिक्र निर्मला जी ने किया और धूमकेतु जी ने भी किया कि अंततः तरुणाई ने अपने बलिदान दिए और नर्मदा जी उसकी साक्षी बनी और उसने कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डाला। ये इससे है कि ये घटना बोरास की 14 जनवरी 1949 की है और 24 जनवरी को वीपी मेनन भोपाल में थे। यानी इसी बीच के 10 दिन के अंतराल में सरदार पटेल जी ने उनको भेजा और कहा कि इस मामले को अब निपटाइए, अब हम बहुत ढील नहीं दे सकते। तो ये बोरास की घटना की प्रतिक्रिया थी, तरुणाई की शहीदाना जो एक घटना हुई हुतात्माओं के प्रति, ये एक भारत सरकार ने कदम उठाया। मैं आज के इसमें कार्यक्रम में मैं अपना वक्तव्य इस पूरे इस घटना के मुख्य खलपात्र, मैं उनको खलनायक भी नहीं कह रहा, नवाब हमीदुल्ला खां तक सीमित रखूंगा। भोपाल का इतिहास, भोपाल में किस तरह से हिंदूवादी संस्थाओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और किस तरीके से ये आंदोलन बढ़ा और फैला, इसके बारे में, इसके इतिहास की कुछ जानकारी तो मिल गई है। बाकी रमेश जी और ओम मेहता जी उपस्थित हैं, वो इन विषयों के काफी उनका अध्ययन है। तो मैं अपनी बात मुख्य खलपात्र नवाब हमीदुल्ला तक सीमित रखूंगा। एक कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये पंक्तियां हैं कि अंग्रेजों का भारत से जाना मानवता के लिए सबसे बड़ी नहीं तो एक बड़ी ट्रेजेडी अवश्य है। ब्रिटिश न्याय पर विश्वास करने वाले राज्य, मुसलमानों और अवाम अचानक अपने को मजबूर, अनाथ और बिखरा महसूस कर रहे हैं। अब मेरे पास दुनिया के मुसलमानों के लिए मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कल्पना कीजिए ये किसने लिखी होंगी। ये नवाब हमीदुल्ला खां के शब्द हैं और ये उन्होंने लॉर्ड वेवल के राजनीतिक सलाहकार को एक चिट्ठी में लिखे। फिर कल के कार्यक्रम की तरह, प्रखर जी की तरह, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि कोई बात इसमें हवाई नहीं है, कोई बात मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा। और ये बात, ये जो अंश है जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, ये रामचंद्र गुहा किताब है एक, इंडिया आफ्टर गांधी। आप चाहेंगे तो बाद में कोई चाहेगा तो मैं उसका पृष्ठ नंबर भी बता सकता हूं, पृष्ठ संख्या भी बता सकता हूं, उसमें उद्धृत की गई। तो मैं कहने का प्रयत्न ये कर रहा हूं कि नवाब हमीदुल्ला का ये माइंडसेट था
पहले से ही जो कह रहा है कि मैं अपने को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खत्म कर दूंगा क्योंकि आप जा रहे हैं। ये उस समय की घटना है जब लॉर्ड वेवल यहाँ वाइस राय थे और ये तय हो गया था कि अंग्रेज अब भारत को छोड़ देंगे, तब ये पत्र उन्होंने लिखा। इसके 4-5 महीने बाद, शायद याद से कहूं तो 4 महीने बाद, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वाइस राय होके आए। और लॉर्ड माउंटबेटन नवाब हमीदुल्लाह के पुराने दोस्त थे और पोलो खेलने में उनके साथी थे, उनको 20-25 सालों से जानते थे। कहीं उन्होंने कहा भी है कि सबसे अच्छा, अगर भारत में दूसरे नंबर पे कोई मेरा दोस्त है तो वो नवाब हमीदुल्लाह हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जैसी चर्चा भी आई है कि क्यों वो समय नवाब हमीदुल्लाह को मिला, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भी उनको ढील दी और ये ढील उनको मिली। वो उसके, ये तो सही है कि वो जिस समय 1947 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष थे, चांसलर थे, लेकिन ये सब बातें के साथ उनके ये संबंध उनको वो समय दिलवाने में कामयाब हुए जहां उनका पूरा दिल पाकिस्तान में था। कल एक बात ये भी उठी थी कि पाकिस्तान भारत में विलीनीकरण के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने का प्रयत्न किया सिकंदर मिर्जा के समय में। मैं उससे भी पहले की बात लेना चाहता हूं। मैंने राजनीति शास्त्र में अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है, तब मेरे शिक्षक ने मुझे एक किताब, अगर कोई कानूनविद हो तो वो उसको स्मरण कर सकते हैं, मुझे भारतीय संविधान की कमेंट्री के रूप में सबसे अच्छी किताब में शायद शीतलवाड़ जी की, जो महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल थे, वो रेफर की थी, उसका संदर्भ दिया था। उस किताब में ये लिखा है कि मुस्लिम लीग की तरफ से नवाब हमीदुल्लाह ने गांधी जी के साथ एक मुस्लिम लीग का एक पैक्ट करवा दिया जिसका कांग्रेस में विरोध हुआ। फिर गांधी जी ने माफी मांगी अपने उस एक्ट के लिए और फिर वो उसको समाप्त किया। ये सब चीजें दस्तावेजी हैं, उसमें नवाब की भूमिका थी। और ये तो, और नवाब ने इसको कभी छुपाया भी नहीं। एक कल भी उसका जिक्र आया था, आज शायद किसी अखबार में भी छपा है कि 2 अगस्त 1947 को उन्होंने जिन्ना को एक चिट्ठी लिखी, गोपनीय चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी अब रिकॉर्ड में है कि उसमें उन्होंने खुद कहा है कि मैं 8-10 सालों से पाकिस्तान के कट्टर समर्थक, वफादार और समर्पित दोस्त की तरह मुस्लिमों और मुस्लिम लीग के लिए काम कर रहा हूं। तो और क्या प्रमाण चाहिए? ये खुद नवाब के शब्द हैं, उस चिट्ठी के अंश हैं। उसमें उन्होंने मदद मांगी कि अब आप मेरी मदद करिए, मुझे गाइडेंस दीजिए कि अब मैं क्या करूं। यही नहीं, इससे आगे की एक और बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुए हैं डीपी मिश्रा जी, और डीपी मिश्रा जी सभी जानते हैं कि सरदार पटेल के भी बहुत करीबी थे। उनकी एक पुस्तक का नाम है द नेहरू एपक। इसमें उन्होंने ये सारा ब्यौरा दिया है और उसमें उस चिट्ठी का हवाला भी दिया है। जैसे वो समय समय पे अपने मत बदलते रहते थे और जब उन्होंने तय कर लिया कि मैं अब भारत में मिलने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तब उन्होंने अपने उस चिट्ठी में लिखा, एक तरीके का वो समर्पण पत्र था। उसने कहा कि जब संघर्ष चल रहा था, या उसको आप अंग्रेजी का शब्द डिलीमा भी कह सकते हैं, तो मैंने वह सब कुछ किया जो मेरे शक्ति में था, मेरी डिस्पोजल पे था। चूंकि ये पत्र अंग्रेजी में है इसलिए उसका ये हिंदी अनुवाद है। जो कुछ भी मैं कर सकता था, बोले, मैंने किया। अब मैंने हार मान ली है, तो अब मैं
आपका उतना ही कट्टर दोस्त हूं जितना कि शायद मैं कट्टर दुश्मन होता। तो ये सारे उद्गार, ये सारी बातें उनका मन खोलती हैं। नवाब हमीदुल्ला का जो मुख्य खल पात्र हैं भोपाल की आजादी में बाधा बनने की, जिसके कारण उनको 22 महीनों तक भोपाल को, जो आज मध्य प्रदेश की राजधानी है, इंतजार करना पड़ा। पर ये ऐसा ही नहीं है। दोस्त मोहम्मद तो अफगान से आए ही थे, और इसीलिए, और उनका जो निकाह हुआ था वो भी अफगानिस्तान के शुजा खां की प्रपोत्री से हुआ था पहला। इसीलिए ये जो बात आई है सामने कि इसके बाद सिकंदर मिर्जा ने उनको प्रधानमंत्री बनाने का पाकिस्तान का वो भी किया था, और उस कारण से बीच में उनका तख्ता पलट दिया अयूब खान ने, तो ये सारी बातें प्रमाणित हैं, इसमें कोई हवाई बातें नहीं है। और उस समय जो पूरी कट्टर सांप्रदायिकता की शुरुआत के साथ अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हमीदुल्ला खान वहां के ग्रेजुएट तो थे ही। और आपको ये पता है, बहुत से लोगों की जानकारी में होगा, बहुत सौ की लोगों में शायद नहीं होगा, कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली चांसलर, पहली कुलाधिपति कौन थी? वो थी बेगम भोपाल सुल्तान जहां, और काफी साल रही वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की चांसलर। और दूसरे चांसलर कौन थे? खुद नवाब हमीदुल्ला। और तीसरे चांसलर कौन थे? हैदराबाद के निजाम। और आप देखिए, जो तीन रियासतें आखिरी तक अपने विलय को टालती रहीं और कोशिश करती रहीं, पाक परस्ती दिखाती रहीं, वो तीनों थी निजाम हैदराबाद, नवाब हमीदुल्ला और जूनागढ़ का नवाब। और ये तीनों रियासतें ऐसी थी जिनमें हिंदू बहुल जनसंख्या थी और मुस्लिम शासक थे। इनको वो उस माउंटबेटन का समर्थन मिला जो कश्मीर के मामले में कहते थे कि वहां आबादी बहुसंख्यक मुस्लिमों की है, इसलिए निर्णय वैसे होने चाहिए थे, और यहां हिंदू बहुसंख्यक होने के नाते वो बात नहीं मानते थे। लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी तक निजाम हैदराबाद पे कड़ी कार्रवाई टालते रहे। आखिर में तो ये हुआ कि जब सरदार पटेल अड़ गए कि नहीं, निजाम हैदराबाद को अब नहीं ढील दी जा सकती और कड़ी कार्रवाई हम करेंगे, उन्हीं दिनों उनके जाने का चल रहा था भारत छोड़ के, क्योंकि भारत आजाद हो चुका था। तो वो खुद चलकर नेहरू जी को साथ लेके और वीपी मेनन के साथ देहरादून गए। देहरादून में सरदार पटेल से उन्होंने एक प्रार्थना सी की कि अभी एक मौका और दीजिए, अभी तत्काल निर्णय मत लीजिए हैदराबाद के खिलाफ कार्रवाई का। क्या हो रहा था हैदराबाद में? रजाकार हिंदुओं को लूट रहे थे, हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे। यही नहीं, तेलंगाना के कम्युनिस्टों के साथ ले रहे थे ये नवाब। इस तरह की भयंकर स्थिति में भी एक संवैधानिक प्रमुख के नाते माउंटबेटन ने नहीं किया और उनसे एक मौका और ले लिया। उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, जिसको हमारी सरकारी भाषा में कहते हैं कि जाते जाते मेरी सीआर खराब मत करिए, मुझे जाने दीजिए, उसके बाद वो कर लीजिए। एक मौका और मिला। तो कुछ दिन एक्शन और टला, वो लाभ जूनागढ़ को भी मिला, भोपाल को भी मिला। फिर अंततः जब सरदार पटेल, उन्होंने कहा अब और नहीं, फिर एक अवसर आया जब सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल हो गए और उनके साथ नेहरू जी और वहां के निजाम ने सीधे सी राजगोपालाचारी से, नेहरू जी से अपना निवेदन किया कि मुझे एक मौका और चाहिए। मौका भी ऐसा, उसकी शर्तें भी अजीब थी कि संविधान सभा में हिंदू बहुल होते हुए भी मुसलमानों का बहुमत होगा, इस तरह की शर्तें रख रहे थे वो। तो
उनने लगभग तय कर लिया कि एक मौका और मिले, एक और मौका दे दिया जाए। सरदार पटेल वहां पहुंचे और उन्होंने बड़े धीरे से कहा अब नहीं मिल सकता, क्योंकि भारतीय सेनाएं वहां पहुंच गई। ये भी शायद आपको पता होगा कि भारत में अगर कोई जनमत संग्रह हुआ है तो जूनागढ़ में उन्होंने पाकिस्तान से विलय को अपना समर्थन दे दिया था, सहमति दे दी थी, जूनागढ़ में हुआ है। और जूनागढ़ का नवाब श्वान प्रेमी था। और आखिर में जब वहां की जनता हिंदू बहुल जनता थी, एक समानांतर सरकार बन गई, गांधी जी के रिलेटिव थे, उनका नाम मुझे इस समय स्मरण नहीं है, तो वो बिल्कुल वहां पे ये हो गया कि अब सर बिल्कुल वो हो गई। और भुट्टो के जो फादर थे वो वहां पे दीवान थे, उन्होंने कह दिया कि यहाँ हालात खराब हैं, तो निजाम भाग गया कराची। और भागते भागते हालत ये हो गई कि जब एयर पट्टी पे, हवाई पट्टी पे उनकी एक बेगम को याद आया कि बच्चा रह गया है, तो उन्होंने कहा मैं बच्चे को लेके आती हूं, तब तक हवाई जहाज मत उड़ाइएगा। वो लेने गई। इस बीच में जूनागढ़ के नवाब ने अपने 2 और कुत्ते बिठाए हवाई जहाज में और कहा चलो, सारा जेवरात सारा सब लेके वो कराची भाग गए। जनमत संग्रह हुआ, 91% लोगों ने भारत के पक्ष में मतदान दिया। ये भी लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे हुआ कि भाई आप कर तो रहे हो। तो उसी स्थिति में इन तीनों में डीपी मिश्रा साहब ये लिखते हैं कि इन सब में सबसे चालाक भोपाल के नवाब हमीदुल्ला निकले, जो इन दोनों की तरह उन्होंने न केवल अपने को अपमानित होने से बचाया, और वो इन सारे संबंधों के कारण हैं। वीपी मेनन कौन है? वीपी मेनन साहब जो हैं, वो जो स्टेट डिपार्टमेंट बना था उसके सचिव थे, सरदार पटेल के विश्वस्त सहयोगी। और इस विलीनीकरण के दौर में सबसे ज्यादा यात्राएं उन्होंने की। अब मेरे समय की सीमा है, मैं जल्दी 1-2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। तो वो वाह वाह, एक उन्होंने वो राजा हरि सिंह, पहले तो उसके लिए तैयार नहीं, जब उन्होंने देखा कि स्थिति खराब हो गई, महाराजा हरि सिंह को जम्मू से भागना पड़ा, श्रीनगर से भागना पड़ा, रातों रात वो जम्मू आए। तो इस बीच में वीपी मेनन चिट्ठी और अपने साथ पूरी भारत की सेना का वो सब समर्थन लेके वो पहुंचे, वहां उनसे दस्तखत कराए। तो उन्होंने खुद वीपी मेनन को ये कहा कि मैंने अपने एडीसी को ये कहा था कि अगर वीपी मेनन नहीं आते हैं तो मुझे सोते में ही गोली मार देना। ये महाराजा हरि सिंह ने कहा, क्योंकि उनको लग गया था कि अब तो मेरा पूरा राज्य डूब रहा है। तो एक वो जैसे 14 जनवरी की घटना का हो रहा है बौरास का, तो 24 जनवरी को थोड़ा ढील इस कारणों से उन्होंने ले ली, अपने संबंधों के कारण। तो 24 जनवरी को ये आए और वीपी मेनन, और उन्होंने कहा कि अब नहीं हो सकता, अब अगली बार जब मैं आऊं तो आप बिल्कुल आप उस पर वो करिए। और उनको कहा कि आपके लिए सर्वाधिक अच्छा ये है कि आप मध्य भारत के साथ विलीनीकरण करिए, क्योंकि आपके राज्य की जो आवाम है वो सांस्कृतिक रूप से मध्य भारत से अनुकूल है, कहीं और नहीं। ये सब चलता रहा। इस बीच में एक बार वो आए तो उन्होंने बंबई से डॉक्टर बुला रखा था। उन्होंने कहा भाई ये मैं अब इसको, पहली बार वो 3 दिन रहकर गए थे और फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब आपको दस्तखत करने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मैं कर लूंगा, और फिर वो बाहर नहीं। तो उनके साथ थे बुच साहब, वो भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। ये जो अपने भोपाल वाले महेश नीलकंठ बुच जी हैं, इनके पिताजी NM बुच उनका नाम था। तो और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, बड़ी कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। वो ओल्ड पंजाब के डर के ICS थे। तो फिर उन्होंने वीपी मेनन साहब को याद दिलाया कि ये जो इसमें जागीरों वाला मामला रह गया है,
तो उन वीपी मेनन ने लिखा है अपनी किताब में, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, उन 2 किताबों के नाम भी मैं आपको बता सकता हूं। सरदार पटेल जी की इच्छा थी कि, तो उनकी एक किताब का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, दूसरी किताब का नाम है द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। तो ये उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि एमएन बुश साहब ने मुझे याद दिलाया, ये बहुत जरूरी मानना, तो मैं फिर गया नवाब के पास, और नवाब ने कहा कि नहीं, मैं सरदार पटेल से बात करूंगा। आनाकानी थोड़ी सी हुई, लेकिन इस बीच में जो कल एक संदर्भ आया था कि वो जो जागीरें जो आज भी विवाद चल रहे हैं, वो कुछ करने का मौका उनको मिला, और अंततः जब वो इस पे राजी हुए तब ये विलय हुआ। इसके आगे की कहानी तो और इसके इतिहास की बारीकियां आपको मालूम पड़ेंगी, लेकिन जो संदर्भ मैंने दिए हैं ये प्रामाणिक हैं, इनके दस्तावेजीकरण हैं। और रामचंद्र गुहा जी का मैंने उल्लेख किया था, तो वो एक बहुत अच्छे शोधकर्ता और विद्वान माने जाते हैं, लेकिन ये भी सब लोग जानते हैं कि वो घोषित वामपंथी हैं, लेकिन उन्होंने भी ये सब चीजें लिखी हैं। लॉर्ड वेवल को लिख गई नवाब हमीदुल्लाह की चिट्ठी का मैंने संदर्भ वहीं से लिया है। अब इस पूरे अपनी बात को विराम देते हुए मैं एक, जिसका अभी जिक्र आया था कि युग युगीन भोपाल अर्चना प्रकाशन से हुई थी, जिसमें माननीय पूर्व सरसंघचालक सुदर्शन जी ने जिसका लोकार्पण किया था, अब नर्मदा जी, जिससे डॉक्टर नर्मदा बनी हैं अपनी बहन हमारी, ये सारे प्रकाशन एक नए सिरे से होने चाहिए। ये अपेक्षा की जाती है कि ये सारे प्रसंग आम जनता तक पहुंचे, यही मेरी कामना है, यही सब आग्रह है। इस सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद